सो आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके, तो वी बिगिन फ्रॉम दैट स्लाइड। ये एक्सपोनेंशियल तक हम आ गए थे, ठीक है। तो complex sinusoids is something you already know. This figure only reminds you. So it will have a real part and an imaginary part, and they are both signals. So if you see, the real part is the cosine signal, and the imaginary part is the sine signal. You can see why one is sine and the other is cosine. You should also realize that the sine and cosine are periodic functions, so they should be shown on both sides of the time axis. But here, only to keep the diagram clean, you only see this part, yeah. Now it doesn't mean that here it is 0, so it should be there as well. तो मैं इसको कंप्लीट करूं तो ये ग्राफ ऐसा आना चाहिए था, लेकिन वो आसानी की, सिंप्लिसिटी के लिए उसने उसको पार्ट को शो नहीं किया हुआ, ठीक है। तो and when you package these two signals into a pair of signals, you call it the complex exponential. तो जब भी आप complex sinusoid या complex sinusoid सुनते हैं, तो what you should have in mind is two signals, okay. Can somebody recall कि ये इसका क्या फायदा होता है? अलग अलग हम दो सिग्नल क्यों ले लेते हैं उनको? why do we package them into one complex signal? आपके ख्याल में इसका क्या फायदा होगा? कोई आइडिया है? सर सवाल दोबारा रिपीट कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अभी आए हैं। सवाल ये है कि इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा है कि ये आपका कोसाइन सिग्नल है, कोसाइन फंक्शन, ठीक है, और नीचे क्या है? साइन फंक्शन। और यहाँ पे आपने दोनों को पैकेज किया हुआ है इनटू वन कॉम्प्लेक्स सिग्नल, जिसकी दो कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट रियल कंपोनेंट्स का कोसाइन सिग्नल है, और इमेजिनरी कंपोनेंट्स का क्या है? साइन सिग्नल है। और इसको आप यू ट्रीट देम एज वन सिग्नल, ठीक है। और आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? एक्सपोनेंशियल, इसको आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल जे, ठीक है। अगर मैं इसको इनपुट दे दूं, लेट्स से, ये जो मैं अक्सर डॉट दे देता हूँ ना यहाँ पे, डॉट इन द ब्रैकेट का मतलब ये है कि दिस कैन बी एनी इनपुट। तो अब यहाँ पे अगर मैं इनपुट दे दूं तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय जे फर्स्ट एंड देन यू टेक द एक्सपोनेंशियल। तो नाउ आई हैव वन कॉम्प्लेक्स सिग्नल। इसका क्या फायदा है? मतलब दो अलग अलग सिग्नल्स में क्या मसला है? सर हम इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन से बच जाते हैं। ये आपने कहाँ पढ़ा था? सर ईएनए में सर। अच्छा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, कैपिटल डी का मतलब डेरिवेटिव ऑपरेटर। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन? याद है आपको? माइनस साइन, ठीक है। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन? कोसाइन। कोसाइन। अब देखो ना, ये फर्क है ना, ये फर्क है। तो अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें, इस पेयर को, तो लेफ्ट साइड पे क्या आएगा कोसाइन का डेरिवेटिव? माइनस साइन। और फिर रियल इमेजिनरी का क्या होगा? कोसाइन। कोसाइन। अब अगर इसको आप देख लें और आपको याद आ रहा हो कि कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, सो यू कैन बेसिकली राइट दिस इन दिस फॉर्म, कोसाइन साइन, और यहाँ पे आ जाएगा 0 1, यू कैन कंफर्म इट, ठीक है।
So that simply means, and you know this is j. So ये ऐसा ही है कि अगर आप exponential को differentiate करें, so you get the exponential back, and that j appears as a constant. So you get the same signal. Cosine और sin में आपको same signal नहीं मिलता, ठीक है? So this simplifies the math. सिग्नम फंक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो ये आपको सिर्फ मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? ये प्रिसाइज ग्राफ है, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि वहां पे डिसकंटिन्यूटी पे क्या है. नॉर्मली आप इतनी डिटेल में नहीं जाते, और दिस ग्राफ इज आल्सो एक्सेप्टेबल फॉर मोस्ट पर्पसेस इफ यू कैन रिकॉल द वैल्यू एट दैट डिसकंटिन्यूटी, तो फिर आप डिटेल में नहीं जाते, ठीक है? बट ये बैक ऑफ माइंड में ये जरूर होना चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सिग्नम फंक्शन में आपको पता होना चाहिए कि सेंटर पे वैल्यू 0 है. नाउ उसके बाद बेशक आप ये ड्रॉ करें, लेकिन नॉलेज होना चाहिए. इम्पल्स फंक्शन आपने पहले सुना है नाम? डेल्टा फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन किसी कोर्स में? यही पहली दफा नाम? यस सर, ईएनए में सुना था सर. अच्छा, ईएनएम में. तो उससे कुछ याद आ रहा है? क्या क्या होता है ये? सर इसका एरिया 1 होता है सर. और इसके अलावा दैट इज दैट द ओनली थिंग? एरिया तो बहुत सारी चीजों का 1 होता है. उसके अलावा भी एक बात है ना. लेट्स गो टू दिस. पल्स फंक्शन यहाँ पे नहीं है. पल्स फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए था. अच्छा, वो नहीं है. लेट मी शो यू समथिंग. हाँ, ये पल्स फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ये नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे पल्स फंक्शन. अब इस पल्स फंक्शन का विड्थ क्या है? विड्थ -ε/2 से ε/2. हाँ, तो विड्थ क्या होगा अगर आप कैलकुलेट करें? विड्थ क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन. सो दैट विल बी योर विड्थ, ठीक है? मैं अगर उसको ऐसे लिख दूं, द विड्थ हियर इज एप्सिलॉन. एंड व्हाट इज द हाइट? 1/3. 1/ε. Sorry. तो इसका एरिया क्या हो गया एज यू प्रेडिक्टेड? 1. एरिया, ठीक है? 1 होगा सर. अब देखो ना, अब इसमें एरिया 1 तो आपने भी बता दिया था, लेकिन यहाँ पे एरिया के अलावा भी बहुत सारी चीजें हो रही है कि उसका विड्थ और एरिया इसलिए 1 है कि विड्थ और हाइट दोनों रेसिप्रोकल है, ठीक है? अब आप ये चीज नोट करें जो बॉक्स में लिखा हुआ है, ये पढ़ लें. एज दिस एप्सिलॉन गेट्स स्मॉलर द पल्स गेट्स हायर. इसकी हाइट बढ़ जाती है, ठीक है? एंड विड्थ गेट्स स्मॉलर सो इट गेट्स नैरोअर, बट द एरिया डजंट चेंज फ्रॉम 1. तो व्हाट इफ यू अप्लाई द लिमिट, ठीक है? सो अब अगर आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, आपको याद है पल्स के लिए मैंने क्या नोटेशन आपको बताई थी? ये पाई था ना, ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं पाई ऑफ टी, तो ये आपका नॉर्मल पाई हो जाएगा, जहां पे आपको याद है फिर -1 हो जाएगा फिर इधर. हाँ, अगर यहाँ पे -1 और +1 हो तो फिर ये ठीक है. अब क्योंकि मुझे एप्सिलॉन चाहिए, तो बेसिकली आई नीड टू स्ट्रेच द सिग्नल, और स्ट्रेचिंग के लिए क्या है? टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. And this has to be multiplied with what? तो अब मेरे पास ये पल्स आ गया, ठीक है? अब इस पल्स का अगर मैं लिमिट इसके ऊपर अप्लाई करूं, कैलकुलस वाला, एंड लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, so what do you get here? You get something which सर ये एक दफा रिपीट कर देंगे पाई वाला. आपको याद है मैंने जब आपको पाई वो टेबल शो किया, टेबल मैंने शेयर किया है ना, उस टेबल में ये पाई सिंबल में यूज करता था, यहाँ पे मैं ए और बी यूज करता था, ठीक है? तो ए का मतलब ये हुआ कि आपके पास पल्स कौन सा आएगा? यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, और ये आपका पल्स फंक्शन बन जाएगा, ठीक है? एंड व्हेन द ए इज नेगेटिव हाफ एंड व्हेन बी इज पॉजिटिव हाफ, तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं उसको सिर्फ ये कर सकता हूँ पाई.
ठीक है। तो अब ये पाई का मतलब क्या है, नेगेटिव हाफ टू पॉजिटिव हाफ। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको स्ट्रेच किया, ठीक है। t डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन का मतलब ये है कि आई एम स्ट्रेचिंग इट अलोंग दी टाइम एक्सेस। तो ये वो स्ट्रेचिंग के बाद आपके पास ये आ गया, ठीक है। दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रेचिंग एंड देन आई मल्टीप्लाई इट विद 1 ओवर एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर आप इस पे गौर करें कि एक्स एक्सिस पे मैंने इसको स्ट्रेच किया और वाई एक्सिस पे मैंने इसको कंप्रेस किया, देखो ना कि रेसिप्रोकल है ना ये, तो इसलिए इसका एरिया चेंज नहीं हुआ। अब ये जो फंक्शन बन गया लिमिट में आपको क्या मिल रहा है, लिमिट में एक ऐसी चीज मिल रही है कि अगर मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करूं तो 0 पे इसकी विड्थ 0 है, लेकिन हाइट क्या है, इनफिनिट हाइट है इसकी, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द डेल्टा फंक्शन। तो जब मैं यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी लिखता हूँ उसका क्या मतलब हो गया कि आई हैव a function with 0 width and a height which is infinite so that the area is 1। अब ये मैंने लिख तो दिया है, लेकिन उसमें गड़बड़ ये है कि infinite height जो है ना वो infinite is not a number, ठीक है। तो ये conceptually तो ठीक है, लेकिन it is not a precise way of saying things, ठीक है। तो आपको basically ये this is a crude way of explaining it, लेकिन ज्यादा precise ये है, ज्यादा प्रिसाइज आपके जहन में ये आना चाहिए, ये जो बॉक्स है। अब इस बॉक्स में क्या है, डेफिनेशन को गौर से पढ़ ले, इस डेफिनेशन में इन्फिनिटी का जिक्र नहीं है। द डेल्टा फंक्शन इज डिफाइंड एज समथिंग दैट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू कंडीशंस। पहला कंडीशन ऑब्वियस है, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या बता रहा है कि ओरिजिन के अलावा हर जगह पे इसकी वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। अब दिस इज समथिंग व्हिच डजंट वायलेट एनी मैथ। अब यहाँ पे बजाय इसकी वैल्यू बताने के हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, दैट इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सो व्हाट वी डू, वी इंस्टेड टॉक अबाउट द इंटीग्रल, और ये इंटीग्रल हम कह रहे हैं कि फॉर एनी एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन को जितना भी आप स्मॉल करें, एज लॉन्ग एज इट इज पॉजिटिव, दिस इंटीग्रल विल गिव यू 1। अब इसका क्या मतलब है, ये बेसिकली उसका ज्यादा प्रिसाइज वर्जन है जो हम ये कह रहे थे कि डेल्टा ऑफ 0 इज infinity। Now this is imprecise, or you would say informal, because it involves a symbol which is not allowed in math, and this is the precise version। देखो ना, अब अगर एप्सिलॉन को स्मॉल भी करें और फिर भी एरिया 1 है और डेल्टा 0 है अदरवाइज, तो ये 1 तभी होगा जब ये बहुत ज्यादा लार्ज होगा, ठीक है। सो आपने ये दो प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि the impulse function will have 0 output for all non-zero inputs, ठीक है। And it will integrate to 1 for any interval, no matter how narrow the interval gets। आप इस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को जितना भी नैरो करेंगे। अच्छा, अब इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब कि अगर ये पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, कैन यू गिव मी एन इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन वेयर दिस कंडीशन इज वायलेटेड। यहाँ पे दो मुझे लिमिट्स बताए जिसमें ये चीज वायलेट हो रही है, ये वाली, कोई बता सकता है। यहाँ पे मैं क्या लिखूं कि ये वायलेट हो रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी, क्या, दोबारा बताएं। so minus epsilon to 0। नहीं तो माइनस एप्सिलॉन, या आप अगर लिख दें माइनस एप्सिलॉन, कोई नेगेटिव नंबर होता है, लेट्स से आप कहते हैं कि नेगेटिव 1 to 0, ठीक है। अब ये वायलेट हो रही है। लेकिन ये इतनी सीरियस वायलेशन नहीं है क्योंकि नेगेटिव तो आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब होता है कि द प्रॉब्लम इज नॉट विद द नेगेटिव, द प्रॉब्लम इज दैट वी वांट एप्सिलॉन टू बी यूज्ड इन बोथ, और इसके साथ नेगेटिव आ रहा है, इसके साथ नहीं आ रहा। ज्यादा सीरियस ये है कि अगर मैं इसको भी 0 करूँ और इसको भी 0 करूँ, फिर क्या होना चाहिए वैल्यू इंटीग्रल की, 0 ही आएगी। फिर 0 आएगी असल, क्योंकि यू आर डूइंग द इंटीग्रेशन
literally with zero width. अब यहाँ पे इसमें लिमिट इंक्लूडेड है, यहाँ पे लिमिट नहीं है। तो अब अगर मैं इसको रिप्लेस करूं, ठीक है, और यहाँ मैं लिख दूं नेगेटिव एप्सिलॉन, पॉजिटिव एप्सिलॉन, और यहाँ पे मैं क्या लिखूं, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस 0, दिस विल सडनली बिकम 1। अब आपको कैलकुलस का लिमिट याद आ रहा है? कैलकुलस में इसका मतलब ये होता है कि you are not touching the zero, but you are getting as close to zero as possible. So this is how you should see this integral. ठीक है, तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो you will still be using this arrow, ठीक है, लेकिन इस एरो का मतलब हाइट नहीं होगा, इसका मतलब इसके साथ जो कुछ लोग इसके साथ वैल्यू भी लिख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द डेल्टा ऑफ टी हियर, यू राइट द डेल्टा ऑफ टी जस्ट लाइक एक्स एंड वाई एक्सिस। आप इसके साथ, और यहाँ पे इसके साथ आप कुछ ना भी लिखे तो 1 इम्प्लिसिट है। 1 का मतलब हाइट नहीं है, 1 का मतलब एरिया हो गया, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो इसका मतलब 2 डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ आई वांट टू प्लेस इट अदर देन एट अ पॉइंट अदर देन द ओरिजिन, लेट्स से टी, कैपिटल टी, तो फिर ये शिफ्ट मुझे चाहिए, दैट इज समथिंग यू ऑलरेडी नो। और अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो फिर क्या करूंगा, लेट्स से मुझे यहाँ पे चाहिए तो फिर ये हो जाएगा डेल्टा प्लस टी, दैट इज समथिंग यू ऑलरेडी नो। अब आप इसको दोबारा देखिए, what will be your name for this function? ये राइट साइड पे है, क्या नाम है उसका? इम्पल्स फंक्शन। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था इसका। इम्पल्स तो तब होगा जब आप लिमिट ले लेंगे। डिराक हाँ, डेल्टा। देखो ना, डेल्टा इम्पल्स दोनों सेम है, और वो हमने अभी डिस्कस किया है, वो लिमिट में होता है जब आप इसको लिमिट करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको कि जब इस फंक्शन का आप लिमिट ले लेते हैं, इसका लिमिट का मतलब यह है कि इट्स नैरो, इन्फिनिट, विड्थ इसकी नियरली 0 हो जाती है और हाइट इन्फिनिटली लॉन्ग, लार्ज, तो उसके बाद आप इसको डेल्टा कहते हैं। सो इम्पल्स फंक्शन का नाम आप तब यूज करेंगे जब आप ये लिमिट अप्लाई करेंगे। अभी मैंने लिमिट अप्लाई नहीं किया, तो फिर इसका क्या नाम होगा? रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन। रेक्टेंगुलर पल्स, ठीक है ना, जो ये सिंबल है जिसका। तो अब मैं रेक्टेंगुलर पल्स आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो राइट साइड पे आपको रेक्टेंगुलर पल्स नजर आ रहा है, ठीक है। मैं वो ये जी और जी प्राइम में हाइड करना चाहता हूँ, बिकॉज आई वांट यू टू थिंक अबाउट दिस। सो अब अगर मैं इसको अपनी नोटेशन में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा इधर ऊपर वाई एक्सिस पे, बताएं? दैट पल्स, और या तो मैं ये लिख दूं कि मैं नीचे यहाँ पे नेगेटिव हाफ ऑफ ए, पॉजिटिव हाफ ऑफ ए लिख दूं। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि मैं इसको डिफॉल्ट रहने दूं। डिफॉल्ट क्या है? नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, एंड दिस कैन बी सीन एज स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टी डिवाइडेड बाय ए, और हाइट इसकी चूंकि 1 ओवर ए है तो मैं वहां पे क्या लगाऊंगा, 1 ओवर ए, ठीक है। नाउ वेदर यू अंडरस्टैंड दैट नोटेशन और नॉट, you can still think about this, क्योंकि I just want you to focus on this plot. Let's say अगर मैं ये हटा भी दूं ना, you should still figure it out. अब मैं let's say इसको I want to integrate this plot from negative infinity to t, तो क्या करूंगा? और let's say t यहाँ पे है, ये जो t है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। t अगर ये है, अब इस t को इग्नोर करें, ठीक है। t को मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो अब बताइए इंटीग्रल क्या होगा? नेगेटिव इन्फिनिटी टू t ऑफ दिस पल्स 0 से 0। क्यों? क्योंकि उसमें अभी तक नॉन जीरो वैल्यू नहीं आई, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको चेंज करता हूँ अभी। उस t को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और लेट्स से ये मेरा t हो गया। तो अब इंटीग्रल क्या है?
माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए बाई टू 0 होगा, उसके बाद प्राइस आएगा। हाँ तो मैंने टी बता दिया आपको ना कि अपर लिमिट टी है, तो अब बताइए वैल्यू क्या हो गई। सर टी इंटीग्रल की वैल्यू इस तरह आप पहले बता रहे थे 0। इंटीग्रल में ये पूरा एरिया आ जाएगा ना अब। वन तो इसका एरिया क्या है, अभी थोड़ी देर पहले आपने कैलकुलेट किया था ना, 1 नहीं था, 1 आएगा सर। 1 आएगा सर। 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंटीग्रल, इसके ऊपर अगर आप कंडीशन लगा दे कि जब t नेगेटिव हो तो ये इंटीग्रल क्या होगा, 0, और जब t क्या हो, नेगेटिव नहीं, ये लेस देन half of negative, and when it is greater than half of a, less than half of I would say negative half of a, and it is greater than positive half of a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है वैल्यू, 1 है। अब अगर t इस रेक्टेंगुलर पल्स के अंदर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो फिर गंभीर हो जाएगा ना मामला। बट वन थिंग यू डू नो कि the area will start increasing here and it will accumulate। तो एक बात तो तय है कि अगर t 0 हो, लेट्स से अगर t क्या है, 0 हो, तो यहां मैं लिख देता हूं t is equal to 0, तो फिर एरिया क्या होगा, 1 ओवर एरिया हम एरिया कैलकुलेट हाफ हो जाएगा 1 बाई 2। दिमाग को आपने ताले क्यों लगाया हुए हैं, 1 ओवर कहां से होगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब है कि 0, 1 और बीच में हाफ, तो दिस एरिया इज बेसिकली इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 1, इट विल हैव ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। हमने सिर्फ 3 डिस्कस किए हैं। अगर यहाँ पे होगा तो ये हाफ और 0 के दरमियान होगा, यहाँ पे होगा तो हाफ और 1 के दरमियान होगा। तो ये सारी कहानी आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रही है। कैन यू नाउ सी दिस, व्हाट दिस प्लॉट इज ट्राइंग टू अचीव। ये आपकी वो 1 वैल्यू हो गई, ये कौन सी वैल्यू हो गई, 0, ये हाफ हो गई, और ये लिनियर ग्रोथ है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये एरिया लिनियरली इंक्रीज हो रहा है। सर बेसिकली फर्स्ट वाला इसका इंटीग्रल है। हाँ, दैट इज द एग्जैक्ट थिंग। और ये आम इंटीग्रल नहीं है, ठीक है। इस इंटीग्रल का लोअर और अपर लिमिट आपको पता है, तो अब बताएं इसका लोअर लिमिट क्या है, माइनस इन्फिनिटी। एक सेकंड ओके। तो अपर लिमिट क्या है, टी और इंटीग्रेंड क्या है, ये था ना, ये पाई, और ये आपने इसको स्ट्रेच किया है बाय a, और यहाँ पे इसका हाइट 1 ओवर a है, और dt। अब अभी भी इसमें मैंने गलती की है, बताएं क्या गलती की है मैंने। ये इंटीग्रल लिमिट और ये सेम नहीं हो सकते ना, तो यहाँ पे हायर आई नीड सम अदर सिंबल, ठीक है। सो आई कैन यूज फॉर एग्जांपल टाउ, क्या, और एनी सिंबल अदर देन स्मॉल t। अभी तक ठीक हो गया ये। एंड यू कैन ऑल्सो से कि अगर ये इसका इंटीग्रल है, अच्छा ऐसे इंटीग्रल को क्या कहते हैं, सिर्फ ये कहना ठीक नहीं है कि इंटीग्रल है,
क्योंकि इंटीग्रल तो आप बाकी मीनिंग में भी यूज करते रहे ना, तो इसके लिए क्या नाम होना चाहिए आपके हिसाब से? सर रनिंग या मूविंग इंटीग्रल? या एग्जैक्टली, इसको कहते हैं रनिंग इंटीग्रल, मूविंग भी कहते हैं, रनिंग भी कहते हैं, क्योंकि सिर्फ इंटीग्रल का तो फिर कोई भी मतलब लिया जा सकता है ना। तो अगर ये इसका रनिंग इंटीग्रल है तो फिर ये इसका क्या है? व्हाट इज दिस ऑफ द लेफ्ट? डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, ये इसका। तो अब आपको समझ आ रही है कि इसने प्राइम क्यों लिखा हुआ है इधर? या द प्लॉट ऑन द राइट इज अ डेरिवेटिव ऑफ द प्लॉट ऑन द लेफ्ट। अब दोनों पे लिमिट अप्लाई करें, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे, और लिमिट क्या है? a approaches 0। तो राइट साइड पे क्या मिलेगा आपको? अभी थोड़ी देर पहले आपने डिस्कवर किया था, this function will approach which function? Impulse function. Impulse function. And this will approach in the same limit. सोच के बताएं। And you know this. ये विड्थ 0 हो जाएगी, ठीक है? जब ये विड्थ 0 हो जाएगी तो ऐसे नहीं जाएगा ऊपर। तो ये कौन सा फंक्शन है? यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप, ठीक है, जिसको बुक में तो उसको u ऑफ t कह रहा है, लेकिन वहां पे गड़बड़ ये हो रही है कि जो u ऑफ t बुक में यूज कर रहा है, हाँ, वो 0 पे उसकी वैल्यू क्या है? 1 है ना, और नेगेटिव के लिए वो 0 है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि हाफ को क्रॉस कर रहा है, ठीक है? तो बेसिकली ये वो फंक्शन है जिसको मैंने, ये जो थीटा लिखा हुआ था, ये वो वाला फंक्शन है। यूनिट स्टेप क्या होता है? 3 वर्जन है ना, तो ये वो बुक वाला वर्जन नहीं है, हालांकि ही इज यूजिंग द सेम लैंग्वेज, बट दिस इज द वर्जन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन व्हिच हैज वैल्यू हाफ एट द ओरिजिन। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ये आधा एरिया इधर है और आधा एरिया उधर है, तो इसका मतलब है कि सेंटर पे इसकी वैल्यू हाफ होनी चाहिए, ठीक है? So now we have a new relationship, which is that the running integral of the delta function, and let's say use some other notation, del tau and tau will be equal to u of not u but that delta theta of t, ठीक है? एक और प्रॉपर्टी है इसकी डेल्टा फंक्शन की, और इम्पल्स फंक्शन और डिराक फंक्शन, इसको कहते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये शिफ्टिंग आपने इंग्लिश में सुना होगा, क्या किस प्रोसेस को कहते हैं? सर फिल्टरिंग बेसिकली। फिल्टरिंग, बिल्कुल। वो असल में आप लोग आजकल नहीं देखोगे, लेकिन पुराने जमाने में ये जो घरों में आटे को जो है ना वो करते थे, आटे को आप जब डालते हैं उसमें, तो उस वहां पे उसको शिफ्टिंग कहते हैं। वो बारीक बारीक सुराख होते हैं और वो नीचे से आटा उससे गिरता है, बारीक आटा। तो यू कैन बेसिकली मल्टीप्लाई एनी फंक्शन, यू कैन हैव एनी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बड़ी जरूरी है कि ऑल्दो वी आर कॉलिंग इट द इम्पल्स फंक्शन, but because of this strange behavior, it is not an ordinary function. So we will now use 2 languages, okay? Before we get to this, हम 2 languages यूज करेंगे। एक हम करेंगे ordinary function। ordinary function वो है जो अभी तक आप कैलकुलस में पढ़ते रहे हैं, ठीक है? जितने भी कैलकुलस आपने किए हैं वो सारी ordinary functions है। और ये जो डेल्टा है ये ordinary नहीं है, तो इसको हम कहते हैं generalized function। This is a thing which you need to remember, generalized function, ठीक है? जनरलाइज इसलिए है कि ये फंक्शन नहीं है, लेकिन हम इसको फिर भी फंक्शन कहना चाहते हैं। सो वी आर एक्चुअली एक्सपेंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, एंड इट्स अ जनरलाइज्ड फंक्शन। तो जब आप जनरलाइज नहीं कहते हैं तो फिर आप डिफॉल्ट मीनिंग उसकी ऑर्डिनरी होगी। सो अब यहाँ पे इस इंटीग्रल में जो f आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा फंक्शन है? ऑर्डिनरी, ठीक है? ऑर्डिनरी फंक्शन। सो इफ आई मल्टीप्लाई एन ऑर्डिनरी फंक्शन
by this generalized function, which is the impulse function, and the impulse function has been shifted to t naught. देखो ना, ये t minus t naught का क्या मतलब है कि ये जो impulse function है ये origin पे नहीं है बल्कि t naught पे हमने उसको शिफ्ट किया हुआ है। ये इसलिए है कि t naught आप अपनी मर्जी से चूज कर ले, आप चाहे तो t naught को 0 कर दे, चाहे आप उसको नेगेटिव कर दें। So we just want that flexibility that we can place our delta function anywhere on the time axis, and let's call that point t naught. तो अगर इस पॉइंट पे आप ये इंटीग्रल कैलकुलेट करें तो आपको मीन वैल्यू थ्योरम याद आ रही होगी। मीन वैल्यू थ्योरम क्या करता है और व्हाट डू दिस इंटीग्रल एक्चुअली टेल यू कि हम ये टी नॉट के अराउंड एक शॉर्ट इंटरवल ले रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट इंटरवल, नेगेटिव एप्सिलॉन, सॉरी माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, और ये वही कंडीशन है जिस तरह डेल्टा का था। तो अब चूंकि पता है, हमें पता है कि डेल्टा इस इंटरवल में इसका एरिया 1 होगा और इस इंटरवल से अगर हम बाहर होते, ठीक है, ये लिमिट्स इस इंटरवल से बाहर होते तो वहां पे 0 होता। तो आपको बेसिकली बिकॉज दैट एरिया ऑफ 1 which comes from delta is multiplying which value, फंक्शन की किस जगह पे वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 1 के साथ, t naught पे, ठीक है, that is the only value that is multiplied by 1. So you are actually shifting the values of the function. उस फंक्शन की सारी वैल्यूज को आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसकी एक वैल्यू आपने किससे मल्टीप्लाई किया, उसको 1 से। तो इस इंटीग्रल ने आपको क्या दे दिया फिर, it has shifted that single value of the function. So ये एक अजीब सी इंटीग्रेशन हो रही है। अगर इस इंटीग्रल को आप यहाँ पे represent करें by a box, so what you are doing is that you are giving a function to the box. A function means all of the plot, पूरा प्लॉट आपने इसको दे दिया और इसने आपको पूरा प्लॉट में से बाकी सारे पॉइंट्स इग्नोर किए और इसने आपको सिर्फ एक वैल्यू दे दी। तो it is not returning you a function, it is only returning you one value of that function. Yeah? तो ये सिस्टम भी नहीं है, ये सिग्नल भी नहीं है, ये बॉक्स, इट इज अ न्यू काइंड ऑफ थिंग। इसको कहते हैं, ये मैंने शायद क्लास में एक दफा इसको जिक्र किया था, फंक्शनल। So a box which converts a function into a number is called a functional. So this integral is actually representing a functional. Can you give me one more example जिसमें आप कुछ कर रहे हो एक फंक्शन के साथ और वो आपको सिर्फ बदले में एक वैल्यू मिल रही हो? This is not something which is unusual to you. कैलकुलस में रिकॉल कर सकते हैं आप, कैलकुलस में क्या आप कर सकते हैं फंक्शन के साथ कि आप पूरे फंक्शन को एक वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। इंटीग्रल में आपने पढ़ा होगा सर वो एरिया जो फाइंड करते थे अंडर द कर्व, हाँ, डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। ठीक है। अब अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल को बॉक्स बनाते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं डेफिनेट इंटीग्रल का एक बॉक्स बनाता हूँ और ये डेफिनेट इंटीग्रल क्या करता है, इट इंटीग्रेट्स एनी फंक्शन या बिटवीन a to b। अब इसको आप फंक्शन दे दें तो आपको क्या दे देगा, इट गिव्स यू अ सिंगल वैल्यू। Although it looks complicated, but it still is one value. तो यहाँ पे भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये चूंकि इंटीग्रेशन ही हो रही है और ये भी उसी तरह की इंटीग्रेशन है, तो उसी तरह नहीं है क्योंकि इसमें एक वो ऑर्डिनरी फंक्शंस था, यहाँ पे एक जनरलाइज फंक्शन इसमें आ गया है, बट यू नो द कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको कहते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और यहाँ पे अगर आपने ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है ना बाहर कर दिए, इसको आपने लेट्स से, अभी मैं एक काम करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे ना 0 और t नॉट के दरमियान में एक पॉइंट करता हूँ और उसको आप दैट विल बी t नॉट ऑफ हाफ ऑफ t नॉट, ठीक है। और लेट्स से मैं यहाँ पे
ये इंटीग्रेशन यहाँ पे कर लेता हूँ इधर, तो ये क्या हो जाएगा t0/2 t0/2, हाँ, और ये भी t0/2। तो मुझे यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिलेगी इस इंटीग्रल में? f t0/2 f of t0/2 f है। of t0/2, ये आपने बस सिर्फ नोट करना है कि जहाँ पे भी इंटीग्रल अच्छा ये लिमिट्स को मैं चेंज भी करूं, डजंट मैटर। लिमिट्स को मैं चेंज का मतलब ये है कि मैं लेट्स से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन लेकिन ये t0/2 उसमें शामिल हो रहा है, ठीक है। तो अब चूंकि डेल्टा है और डेल्टा सिर्फ यहाँ पे नॉन जीरो है, तो द वैल्यू इज डिटरमिन्ड बाय वेयर द डेल्टा इज लोकेटेड, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ट्रिक भी लगा सकता हूँ। लेट्स से इसको ना मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करता हूँ। लेट्स से इसको मैं t0/2 करता हूँ और मैं इसको चेंज नहीं करता, तो फिर क्या होगा? जीरो सर। जीरो होगा। सोच के बताएं। आप जीरो तब बता रहे हैं आपके जहन में एप्सिलॉन स्मॉल है, ठीक है। अगर एप्सिलॉन स्मॉल है फिर आपकी बात ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या रखा है? एनी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। तो अगर एप्सिलॉन t0/2 से लार्ज हो जाए, फिर लेट्स से एप्सिलॉन की वैल्यू t0/2 प्लस हाफ है, ठीक है। तो फिर इंटीग्रल क्या होगा? t0/2 माइनस t0/2 माइनस हाफ, या और ऊपर क्या होगा? t0/2 प्लस हाफ। अब बताओ इस इंटरवल में t0 ये पॉइंट आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। हाँ, तो अब आपको फिर यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है। सर t0 की वैल्यू हमारे पास आ रही है t0/2 माइनस t0/2 के दरमियान में। t0 आ रहा है इन दो लिमिट्स के अंदर। लोअर लिमिट क्या है? t0/2 माइनस t0/2 वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास नेगेटिव हाफ रह जाएगा। अपर लिमिट क्या हो जाएगा? t0/2 प्लस t0/2 which is t0 एंड प्लस हाफ। तो बेसिकली आपका जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें ये t0 उसके अंदर आ रहा है। जब उसके अंदर आ गया तो आपको डेल्टा की ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और लेट्स से मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज करता हूँ। लेट्स चेंज डेल्टा टू t0 माइनस हाफ, ठीक है। या माइनस हाफ भी ना करें, -1/10 कर दे इसको, -1/10। फिर क्या होगा? अब अपर लिमिट क्या होगा? ये हो जाएगा t0/2 माइनस 1/10। तो अपर लिमिट से क्या वैल्यू आ रही है? t0 माइनस 1/10। तो इसका मतलब यह है कि ये t0 से पहले आपका इंटरवल खत्म हो गया। समझ आ रही? तो अब t0 तो उसमें नहीं आया, तो अब इंटीग्रल क्या होगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। So what you need to remember is that any for shifting property, if you want to apply this property, as long as your interval of integration includes the point, और हर दफा ये t0 नहीं होगा, आपने t0 पे रट्टा नहीं लगाना, आपने उस वैल्यू को देखना है जहां पे इम्पल्स आपने रखा हुआ है, ठीक है। इम्पल्स की जो लोकेशन है वो जो मर्जी हो,
वो लोकेशन अगर आपके इंटरवल में आ रही है तो आपको ये फिर वैल्यू मिल जाएगी, वरना वो वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। एंड टू अंडरस्टैंड दिस, आप ये बॉक्स पढ़ ले क्या लिखा हुआ है। इंटीग्रेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ f of t and delta of t minus t naught returns a single number, and that number is what? The value of f at the location of the shifted delta function. लेकिन यहाँ पे इसने बॉक्स में ये नहीं बताया कि इंटीग्रेशन कहाँ हो रही है। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये उस इंटरवल में ये बॉक्स, ये जो पॉइंट है जहाँ पे डेल्टा आपने रखा हुआ है वो उसमें इंक्लूड किया हुआ है आपने। यहाँ पे इसने, हाँ, ये अब आपने लिखा है एज लॉन्ग एज, अब इसको पढ़ ले। एज लॉन्ग एज द इंटीग्रल्स लिमिट्स सराउंड द लोकेशन ऑफ डेल्टा, अदरवाइज इट रिटर्न्स 0, ठीक है। अगर लिमिट्स ऐसे हैं कि ये लोकेशन उससे बाहर आ गई, फिर नहीं होगा। बेशक आप राइट साइड पे भी हो ना, आपका पूरा इंटरवल यहाँ पे आ रहा हो, यहाँ पे आ रहा हो, जब ये t0 उसमें नहीं होगा तो आपका इंटीग्रल 0 होगा। और इसने डिटेल स्टेप्स बता दिए कि आपने सबसे पहले आपने इसको देखना है, ठीक है। तो आप देखिए कि अब आप, ये -4 है, ये +7 है। इम्पल्स कहाँ पे रखा हुआ है बताएं? 1 पे, ठीक है। तो आप बताएं -4 और 7 1 को सराउंड कर रहे हैं? यस सर। हाँ, तो अब आपको फंक्शन आपका ये है sin पाई, और t को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने? इस 1 से, ठीक है। So that is how you calculate the integral. रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने जो आपको हम वो जो उस टेबल में नोटेशन थे वो ये है कि p ऑफ t आप यहाँ चाहे आप ये t यहाँ पे रख दें, दिस इज एक्सेप्टेबल। सो देन स्मॉल p इज सिंपली रिप्लेस्ड विद दिस। और अगर आप शिफ्टिंग करना चाहते हैं, शिफ्टिंग नहीं सॉरी स्ट्रेचिंग, तो स्ट्रेचिंग में ये है कि आप यहाँ पे कुछ भी ना लिखें और आप सिर्फ t को डिवाइड करें टाउ पे, सो इट गिव्स यू द सेम थिंग। ठीक है। और ये चूंकि बुक वाला u है, तो बुक वाली u में यहाँ पे वैल्यू क्या होगी इधर, ये चूंकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होगी, और वही आप उससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी फिर पल्स की इस जगह पे, यू आर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 1, तो फिर उसकी 0 हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए अगर आप इसको रिप्लेस करें विद दैट थीटा, जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो थीटा का क्या फायदा होगा कि यहाँ पे भी इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, और यहाँ पे भी हाफ हो जाएगी। As long as you remember this difference, you can use either of these, ठीक है। अब इसने क्या किया हुआ है कि he is trying to construct this pulse from 2 steps, but ये मैंने क्लास में ऑलरेडी किया हुआ था, ठीक है। कि if you subtract this pulse, this step function from that step function, so this part will cancel out, वो पहले से 0 है, so you will be left with only this part, ठीक है। That is what we already did in the class. टाइम शिफ्टिंग सिग्नल्स भी अब मैंने बताया दिया था आपको, हाँ। So for example, this will be shifted to the right. This will be shifted to the right, because of this -2. And if you have positive, this will be shifted to the left. So ये आपने मेरे ख्याल में कैलकुलस में भी पढ़ा हुआ है. Just remember this thing, yeah. When you add some positive value, it is shifting to the left. When you subtract positive value, it is shifting to the right. और चूंकि हम इसको टाइम कह रहे हैं, तो आप लेफ्ट शिफ्ट को एडवांस कह सकते हैं और राइट शिफ्ट को आप क्या कह सकते हैं, delay. Another name which you will see in books is lag. So lag advance, delay advance. Yeah, these are examples similar to what you saw in
कैलकुलस। अब ये एम्पलीट्यूड स्केलिंग है। एम्पलीट्यूड स्केलिंग में आप क्या करते हैं, यू डोंट शिफ्ट एनीथिंग, यू डोंट स्ट्रेच, यू डोंट कंप्रेस, यू जस्ट चेंज द वाई एक्सेस, द वैल्यूज ऑन द वाई एक्सेस। तो आपने अगर इसको मल्टीप्लाई किया, लेट से आपने इसको मल्टीप्लाई किया हाफ से, तो हाफ क्या करेगा, इसको वर्टिकली कंप्रेस कर देगा, या सो that full swing will now be reduced to half। और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता तो ये डबल हो जाता। और यहाँ पे आपने क्या किया है, अगर आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर रिफ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है, जो पॉजिटिव अप साइड डाउन हो जाएगा ये, तो दैट इज आल्सो समथिंग यू नो। और ये मैंने क्लास में इस तरह की एग्जांपल बताई थी कि हाउ डू यू बिल्ड सिग्नल्स विद पल्सेस। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक पल्स है, लेट्स से ये पल्स है, तो ये पल्स कहाँ से शुरू हुआ है, 1 से, नहीं 1 नहीं है, ये वैल्यू क्या है, अगर ये 2 है तो इट्स अ वेरी फनी थिंग, क्योंकि देखो ना, ये इसको भी 2 कह रहा है, इसको भी 2 कह रहा है और इसको भी 2 कह रहा है, तो लेबलिंग में कोई मसला है, ठीक है। अगर आप चलो इसको ये अलाइनमेंट ना करें और फिर देख लें, सो यू कैन थिंक ऑफ ए पल्स व्हिच इज मल्टीप्लाइंग द सिग्नल। तो अगर ये आप इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब यहाँ चूंकि 0 है तो ये इस पूरे उसको चॉप ऑफ कर देगा और इसको भी चॉप ऑफ कर देगा, एंड यू विल बी लेफ्ट ओनली दिस पार्ट, और ये इसने यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी इसमें गड़बड़ की है कि ये इसको यहाँ पे शो करना चाहिए था, ठीक है ना, ताकि आप इसको एक लाइन में पढ़ लें। बट यू नो, ये मैंने क्लास में बताया था कि अगर इस सिग्नल को आपने चॉप ऑफ करना है दोनों साइड्स पे, तो व्हाट यू नीड इज ए पल्स, रेक्टेंगुलर पल्स, ठीक है। जस्ट और मेरे ख्याल में इसमें हाँ नहीं, अब मुझे समझ आई कि इसने शिफ्ट क्यों ये उधर क्यों शो किया हुआ है। एक सेकेंड, इसका आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे फर्स्ट वाले का, नहीं ठीक है, ठीक है, ये मेरा ख्याल था इसने चेंज किया है, लेकिन रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन डिडंट चेंज, या basically you are multiplying this graph, yeah, by a pulse, and that pulse has been shifted to the right, pulse यहाँ पे है। और what does this 2 mean and what does this 1 mean, मुझे ये बताएं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं p t-1 और 2, तो -1 का क्या मतलब है, shifted to the shifting to the right, और इस 2 का क्या मतलब है, सर ये इसकी विड्थ होगी। 2 से हाँ 2 इसकी विड्थ हो जाएगी, ठीक है, तो ये इसकी विड्थ है। अब विड्थ को मैं समझता हूँ, लेकिन विड्थ का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप इसको मिसअलाइन कर देना, ठीक है। तो ये जो है ना, या तो इसकी लेबलिंग मतलब ये अगर फॉर एग्जांपल ये ना होता तो आप इसको कहाँ शो करते फिर, विदाउट t-1 ये कहाँ पे होता, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, और ये होता ना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको t-1 कर दें इसको, तो t-1 में क्या हो जाएगा, ये व्हाट विल हैपन टू द नेगेटिव हाफ, negative half will shift to the right by 1 unit. So negative half plus 1 is half, yeah? And half plus 1 is half. ठीक है, अब आप इसको स्ट्रेच करो, तो जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो ये 1 कहां पहुंच जाएगा,
ये 2 पे पहुंच जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा, यहाँ पे एक और भी हमें देखना है कि ये पहले शिफ्टिंग हो रही है या स्ट्रेचिंग हो रही है। देखिए, with this notation it is not clear which one is done first. और यहाँ पे ना इसके लिए कोई आप, so let's go back to that signal. हाँ, यहाँ पे, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा, अब आपको मसला समझ आ रहा है कि हमने क्या सेटल करना है, कि ये शिफ्ट पहला हो रहा है या ये स्ट्रेचिंग पहले हो रही है। तो आप क्या क्या गेस करते हैं कि कौन सा ठीक होना चाहिए? हम्म पहले स्ट्रेचिंग हो रही है फिर सर शिफ्टिंग हो रही है। नहीं, लेकिन ये कैसे तय करेंगे, किस बेसिस पे हमने ये फैसला किया है? दिस विल बी डिटरमाइंड बाय द नोटेशन, ठीक है। तो आपको अक्सर मैं कहता रहता हूं कि जो फंक्शन का नाम है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, ठीक है। और ये, for example, this thing which you are doing, shifting, will this shifting be part of the name? नो सर। But this too is part of the name. You are renaming it. और मैं इधर जाऊं ना, किधर है ना, मैं थोड़ा सा इसको ना फास्ट करता हूँ तो 3-4 पेजेस छोड़ आ जाए, इसकी मुझे ना समझ नहीं आती। So now I have to be slow so that I reach exactly that point. हाँ, ये अब ये कह रहे स्ट्रेचिंग हुई हुई है, लेकिन स्ट्रेचिंग देखो ना, स्ट्रेचिंग को मैंने कैसे शो किया था, T/tau. अब now this is not part of the name, but if you want to express this by renaming it, अब इसको ना छेड़ो और यहाँ पे आप tau लिखते हो. Now this p-tau is the name, so this will be given precedence. तो आप ये पहले करेंगे, शिफ्ट बाद में करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने किया है ये बाद में होगा, ठीक। You started with negative half and positive half, और अब आपने इसको स्ट्रेच किया by 2, तो जब आप 1/2 और नेगेटिव हाफ को स्ट्रेच करेंगे by 2, तो ये क्या हो जाएगा, this will become 1 and this will become -1, yes। और चेक कैसे करना है इसको, पहले इसका विड्थ क्या था, स्ट्रेचिंग से पहले 1 था, अब विड्थ क्या हो गया, 2 हो गया। और अब आप इसको शिफ्ट करो टुवर्ड्स द राइट by 1 यूनिट, so this one will shift to 2 and this -1 will shift to 0, ठीक है। अब आपको समझ आ रही है कि इसने ये ओरिजिन पे क्यों शो किया हुआ है ये वाला, क्योंकि ये 0 है बेसिकली। दिस इज 0, दिस इज 2। तो आपका जो फाइनल प्लॉट होगा वो 0 और 2 के दरमियान होगा, इससे पहले इसने 0 कर दिया सारा। और टाइम स्केलिंग, जिसको मैं स्ट्रेचिंग कह रहा हूं, टाइम स्केलिंग इज अ नेम व्हिच अप्लाइज टू ऑल केसेस वेदर a is greater than 1 or less than 1, ठीक है। when a is greater than 1 इसको हम कहेंगे स्ट्रेचिंग, and when a is less than 1 and still positive, इसको फिर हम क्या कहेंगे, compression। and when a is negative, इसका अगर साइन भी है ना, लेट्स से when a is negative, तो स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन तो होगी डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड, लेकिन फिर उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होगी, ठीक है। तो स्केलिंग इज द नेम यूज्ड फॉर ऑल द 3 केसेस, स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन। और आप यहाँ पे दे सकते हैं कि
जब हमने सिर्फ t को t/2 से रिप्लेस किया तो इट्स ओनली स्ट्रेचिंग, या इट्स ओनली स्ट्रेचिंग, नो रिफ्लेक्शन। बट when we have negative t/2, अब स्ट्रेचिंग भी होगी और रिफ्लेक्शन भी होगी, वो रिफ्लेक्ट भी हो गया राइट टू लेफ्ट और स्ट्रेच भी हो गया। अब इसको देख के बताएं क्या पहले होगा, शिफ्टिंग पहले होगी या स्ट्रेचिंग पहले होगी, बाद पहले होगी? Shifting first. हाँ, शिफ्टिंग फर्स्ट होगी और बाद में आप उसको ए पे डिवाइड करते हैं। अगर आप ये पहले करना चाहते हैं स्ट्रेचिंग, तो फिर आप इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। सो यू विल हैव टू राइट दिस इन दिस वे, t minus t naught divided by a. So if you write it in this way, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पहले मैं क्या करूंगा, स्ट्रेचिंग करूंगा, लेकिन फिर जब आप शिफ्टिंग करेंगे तो शिफ्ट की जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगी ना। ये शिफ्टिंग t naught पे है और ये शिफ्टिंग, सो आसान जिंदगी बनाने के लिए आप ये कह लें कि शिफ्टिंग पहले कर दें ताकि आपको ये चेंज ना करना पड़े। So you can see if we start with this pulse, this one, तो पहले क्या हो गया, ये तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग। हाँ, एम्पलीट्यूड स्केलिंग आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, उसका इससे ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड स्केलिंग के बाद ये सर यहाँ पर जो हमारे पास ये एम्पलीट्यूड स्केलिंग हो रही है, तो उससे पता नहीं चल रहा कि हमारे पास पहले स्ट्रेचिंग वगैरह हो रहा है, उसके बाद शिफ्टिंग हो रही है? नहीं, एक मिनट, यहाँ पे इसने पहले एम्पलीट्यूड स्केलिंग कर दी ना। ये यस सर। एम्पलीट्यूड स्केलिंग के बाद इसने पहले क्या किया है, इसने पहले ये अप्लाई किया है स्ट्रेचिंग, ठीक है। और स्ट्रेचिंग के बाद इसने अप्लाई किया है ये शिफ्टिंग। लेट्स थिंक अबाउट इट। Now how do you decide कि कौन सी पहले होनी चाहिए थी? सर हमारे पास जो एम्पलीट्यूड स्केलिंग होती है उसमें आपने कहा है कि सिर्फ y की वैल्यूज हम चेंज करते हैं, नहीं, तो एम्पलीट्यूड उसमें भी हमारी, स्केलिंग अगर आप आखिर में भी करें ना, सबसे आखिर में करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है ना इससे। सर नोटेशन को देख के बता रही हूँ, वो तो हम वैसे भी कर सकते हैं डिसाइड। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 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 कंफ्यूजन है वो एम्पलीट्यूड स्केलिंग की वजह से नहीं है, वो आप किसी भी स्टेज पे करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। जो कंफ्यूजन है वो इसकी वजह से आ रही है कि ये इन दोनों में से कौन सा पहला होना चाहिए, क्योंकि दैट विल चेंज द ग्राफ। वेदर यू डू दिस बिफोर और आफ्टर विल नॉट चेंज द ग्राफ। ये अब नजर आ रही है आपको बात? जी सर। क्योंकि इसने तो एक्स एक्सिस को देखना ही नहीं है ना। सो नाउ वी नीड टू डिटरमिन कि ये पहले क्यों हो गई, ठीक है। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि शिफ्टिंग पहले होगी, और अब देखो ना, अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो इसने गलत किया है, ठीक है, और हमारी रीजनिंग ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसने ठीक किया और हमारी रीजनिंग गलत है। तो उसको सेटल करने के लिए मैं आपको जो टिप बताना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यू कैन नॉट रिमेंबर दीज थिंग्स। तो and that problem is going to be solved by notation. So let's remove the a from it, okay? Let's say ये हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे I will start with this. I will start with the g of t, ठीक है। And let's say मैं g of t पहले मैं स्ट्रेचिंग कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, g of t divided by a. Now I need to give it a new name so that I follow the things. तो इसको कोई नाम दे देते हैं, let's call it g1, ठीक है। और अगर ये पहले हम करते, शिफ्टिंग हम पहले करते,
तो लेट्स कॉल दैट G2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम क्या, इसके ऊपर हम शिफ्टिंग अप्लाई करते हैं। तो लेट्स अप्लाई द शिफ्टिंग टू दिस। तो ये क्या हो जाएगा इधर, G1। अब मैं G1 पे शिफ्टिंग अप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा ये, और यहाँ पे आपने T लिखना है, ठीक है। ये T क्यों लिखना है बताएं। ताकि शिफ्टिंग का हम बच सके टी से टी। नहीं, उससे भी इम्पोर्टेंट है ये। आप ये तो नहीं कर सकते कि राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे फंक्शन लिखा और राइट साइड पे फंक्शन की वैल्यू लिखी हो। तो अगर ये फंक्शन की वैल्यू है तो लेफ्ट साइड पे भी फंक्शन की वैल्यू होगी ना, ठीक है। यस अगर आप सर। सिर्फ G1 लिखेंगे तो यू आर इक्वेटिंग अ फंक्शन टू द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन व्हिच इज नॉट ट्रू। तो अब मैं G1 ऑफ T पे अप्लाई कर रहा हूँ क्या, शिफ्टिंग। तो क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग G1 ऑफ T माइनस T नॉट, ठीक है। तो G1 ऑफ T माइनस T नॉट क्या हो जाएगी, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट पे रख देता हूँ। G1 ऑफ T माइनस T नॉट। अब आप इसको अप्लाई करें राइट साइड पे, तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, जी ऑफ टी बाई ए माइनस टी बाई टी नॉट बाई ए। नो, मैं सिर्फ T को T नॉट आई एम जस्ट रिप्लेसिंग T विथ T नॉट। तो क्या हो जाएगा, क्या सर इज दिस क्लियर। क्योंकि दोनों में मैं T को T माइनस T नॉट से रिप्लेस कर रहा हूँ ना। जी सर। हाँ, अब इधर आ जाएं, इधर इसके ऊपर मैं क्या अप्लाई करना चाहता हूँ, स्ट्रेचिंग, या तो ये क्या हो जाएगा, तो अब बताइए क्या होगा। अब ये आपके लिए चैलेंजिंग है। राइट साइड पे क्या होगा, G ऑफ T माइनस T नॉट में which part will be replaced with T minus T divided by T naught? T only, sir. Only T, क्योंकि आपका T वो T नॉट तो कांस्टेंट है आपने दोनों पे। तो अब ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा। तो अब बताओ कौन सा ठीक है। हम्म इसके साथ Sir, कौन सा मैच कर रहा है, G1, इसके साथ कौन सा मैच कर रहा है, G1, ये कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेचिंग पहले करनी है और शिफ्टिंग बाद में करनी है। अगर आपने शिफ्टिंग पहले की तो आपके पास जो सिग्नल बनेगा वो नहीं बनेगा जो आप चाहते हैं। सो इसने बिल्कुल ठीक किया है। हमारी रीजनिंग बेसिकली इन स्टेप्स को बाईपास करके हमने रीजनिंग की थी, ठीक है। डू यू सी द पॉइंट। Yes, sir. तो the notation has actually solved the problem. तो लेसन इससे आपने ये लर्न करना है कि आपका दिमाग क्या कहता है, आपकी लॉजिक क्या कहती है। वो लॉजिक अगर ये स्टेप्स को स्किप कर रही है तो आप गलत कंक्लूजन पे जाएंगे, ठीक। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ये याद रखें, रट्टा लगाएं कि हम पहले स्ट्रेचिंग करेंगे और फिर शिफ्टिंग करेंगे। अच्छा, मैं बाय द वे आई कैन गिव यू अ टिप ऑफ अवॉइडिंग दीज डेरिवेशंस, ठीक है। वो जो बोर्ड मास में पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन। Multiplication. Multiplication. मल्टीप्लिकेशन। मेरे ख्याल में देयर इज वन वे यू कैन रिमेंबर इट कि ये स्ट्रेचिंग चूंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों पहले होगी और शिफ्टिंग में एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो बाद में होगी। अब I mean, of course that is not the reason, लेकिन there is a way of remembering it and trying to avoid this detailed derivation, ठीक है। लेकिन ये टाइप की रीजनिंग बड़ी खतरनाक होती है ना, ये हो सकता है किसी और प्रॉब्लम में आपको फिर डिच करे।
यहाँ मल्टीपल ऑपरेशन हो रही है। इधर देखें, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको आप क्या कहेंगे, b टाइम्स t। ये स्ट्रेचिंग होगी या कंप्रेशन होगा? Because you are multiplying, so this will not be called stretching. Scaling तो आप हर एक को कह सकते हैं ना, so this will be called compression if b is greater than 1, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, एंड फिर एम्पलीट्यूड स्केलिंग। यहाँ पे ये है कि हम अगर ये तीनों अप्लाई करके आखिर में इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। इसने a से पहले से मल्टीप्लाई किया हुआ है, that shouldn't change the result। अब यहाँ पे देखिए कि it appears that the value of a is 3 in this plot, and what is the value of b? b is -2, yeah, and t naught is 1, t naught is 1। तो इसने सबसे पहले एम्पलीट्यूड स्केलिंग कर दी, ठीक है, you can see it कि y एक्सिस पे वो स्ट्रेच हो गया है। फिर इसके बाद क्या किया इसने, टाइम शिफ्टिंग अब इसने पहले कर दी और स्केलिंग बाद में की है, और स्केलिंग में क्योंकि नेगेटिव है तो रिफ्लेक्शन भी आ गई। नाउ हाउ डू यू डिटरमिन दिस कि इसमें शिफ्टिंग पहले क्यों हो गई? सर वो एक्स एक्सिस से पता लग रहा है ना, वो राइट पे चला गया है, लुकिंग एट पॉइंट डी। चला गया है, वो तो जाहिर बात है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों उस ग्राफ में हमने शिफ्टिंग बाद में की थी, स्केलिंग और यहाँ पे आपने शिफ्टिंग पहले की और स्केलिंग बाद में की, तो ये कैसे, हाउ डू यू डिटरमिन दिस? सर आप ऊपर वाला ग्राफ एक दफा दोबारा दिखा दें। ऊपर वाला देखो ना, उसने क्या किया है, जी सर। हमने तो इसको यहाँ पे सेट किया ना, फिर हमने पहले स्ट्रेचिंग ट्राई की, उसको नाम दे दिया और उसके बाद उसके ऊपर शिफ्टिंग अप्लाई की, एंड वी फाउंड आउट कि हमें वही चीज मिल रही जो हमें चाहिए, ठीक है। फिर हमने दूसरा भी चेक किया कि अगर हम पहले शिफ्टिंग करेंगे तो फिर हमें वो चीज नहीं मिलेगी। तो आपने एग्जैक्टली वही लॉजिक यहाँ पे चलानी है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग दिस। देखिए एक बात तो क्लियर है कि वो जो मैंने लॉजिक आपको बताई थी वो लॉजिक नहीं चलेगी, ये बॉड मास वाली हर जगह नहीं चलेगी। तो अब इसको कैसे सेटल करेंगे हम? सर अगर हम शिफ्टिंग बाद में करते तो b मल्टीप्लाई होता t नॉट के साथ भी। अगर आप क्या करते, शिफ्टिंग बाद में करते तो b मल्टीप्लाई होता t नॉट के साथ भी। अच्छा सर वो स्केलिंग करने से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हमारा वो पूरा ग्राफिक समवट यू कुड से नेगेटिव उसकी हो रही है, वो जो -2t हो रहा नहीं, है, वो तो दैट अगर ये वुड रिफ्लेक्ट ना भी होता तो ये फिर भी आपने क्या करना था ना, लेट्स से अगर ये प्लस +1 होता फिर भी हमने पहले ये शिफ्टिंग पहले करनी थी, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन इज नॉट द प्रॉब्लम, समझ आ रही है बात? नहीं ओके सॉरी, सर। ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये b जो है ना, ये b +2 होता तो रिफ्लेक्शन तो ना होती ना पहले, जी सर, रिफ्लेक्शन तो ये फिर भी बाद में होना था। सो नेगेटिव साइन इज नॉट द रीजन, ठीक है, समझ आ रही है बात? जी सर। ये जो पहले इसने रीजन दिए वो रीजन लग रही है मुझे कि अगर आप वो पहले करेंगे तो b उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दैट सीम्स टू बी द करेक्ट रीजनिंग। और अगर आप लेट्स से इसको करना चाहते हैं तो आप वही करें कि आप g ऑफ t से स्टार्ट करें, ठीक है, फिर आप g ऑफ t टाइम्स b कर दें और इसको आप कह दें g1, ठीक है। लेट्स से मैं पहले क्या करना चाहता हूँ, पहले मैं स्केलिंग करना चाहता हूँ, तो g1 ऑफ t विल बी g ऑफ bt। फिर मैं क्या करूंगा,
g1 of t minus -1 कर देंगे नो शिफ्टिंग t कर minus देंगे। t नॉट, मैं जनरल कर रहा हूँ, ठीक है ना, वैल्यूज आप बाद में अच्छा। चेक करें। तो इट विल बी g of, अब चूंकि t of t minus t नॉट से रिप्लेस कर रहे हैं तो दैट b will also multiply both and that is why it is wrong, ठीक है, समझ आ गई बात। अब अगर मैं इसकी जगह क्या करता कि मैं पहले क्या करता शिफ्टिंग, तो t minus t नॉट पहले कर दूं, ठीक है, एंड लेट्स कॉल इट g1, और अब मैं क्या करूं कि अब मैं स्केलिंग करूं g1 of bt, so now you are only replacing t with bt, yeah, so can you see the point okay, by introducing an intermediate symbol you can figure the whole thing out without memorizing anything, ठीक है, और बाद में आप Yes, sir. बाद में a से मल्टीप्लाई करें। ओके सर। and same reasoning applies here, ठीक है। दो तीन एग्जांपल्स देख के शायद आप एक रूल बना ही लें, आप वो रूल बाद में चल जाएगा, ठीक है। सर आपने ऊपर जो शिफ्टिंग की है पहले उसमें, तो आपने जो लेफ्ट साइड पर है उसमें टी को रिप्लेस क्यों नहीं किया टी माइनस टी नॉट से? नहीं, आप यहाँ की बात कर रहे हैं? जी तो सर, इसको तो मैं यहाँ सिर्फ पर भी तो टी इसको तो मैं नाम दे रहा हूँ ना, मैंने ओरिजिनल में शिफ्टिंग की, ठीक है, एंड आई जस्ट गिव इट अ न्यू नेम। जब आप नेम देते हैं उसमें जब आप नाम आप दे इसलिए रहे हैं कि वो शिफ्टिंग को आप नाम दे रहे हैं बेसिकली ना, तो आप यहाँ पे अगर टी नॉट टी माइनस टी नॉट लिखेंगे फिर आप नाम तो नहीं दे रहे हैं ना, फिर बात समझ आ रही है? जी सर, मैं जी को जी1 से क्यों रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस शिफ्टिंग को एक नाम दे रहा हूँ, सही है सर। समझ आ गई ना, और एंड दैट इज द की बेसिकली, that so now I am actually rather than loading my own brain or torturing to be more precise, I am letting the math actually do the hard work for me. मैं उसको Sir, but मैथ could के हवाले we- कर रहा हूँ, सॉरी सर बट कुड वी से कि स्केलिंग से जो है हमारा इसकी ग्राफ की शेप अफेक्ट होती है, लाइक द होल थिंग चेंजेस सॉर्ट ऑफ, इज दिस व्हाई वी ट्राई टू शिफ्ट नहीं, इट? ये रीजनिंग इस तरह की रीजनिंग ना करें ना, स्केलिंग से आपको क्या ख्याल है कि उस पिछले वाले ग्राफ में शेप अफेक्ट नहीं होगी? हो जाएगी। ये रीजनिंग आपकी नहीं चलेगी ना, शेप उधर भी अफेक्ट हो रहा है, इधर भी अफेक्ट हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्लेक्शन ना भी हो तो इशू ना, आपने रीजनिंग वो देनी है जो फुल प्रूफ हो, ठीक है, ठीक है सर, वो मैथमेटिकल प्रूफ ठीक है। तो मैथ आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करेगा, ये आप याद रखें। मैथ लोगों ने बनाया है इसलिए कि वो चीजों को सही रखता है, एंड यू कैन एक्चुअली अप्लाई दैट सेम रीजनिंग। अब देखो ना इसने क्या किया हुआ है, अब यहाँ पे ही इज गिविंग इट अ नेम टू ऑल द 3 ऑपरेशंस, ये ध्यान में रखें, शिफ्टिंग, स्केलिंग, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, सारे मिला के इसको G2 कह रहा है। तो दिस G2 देखो ना रिप्रेजेंट्स ऑल दैट इज हैज हैपेंड टू G1। तो अब अगर लेट्स से इसके बाद में t माइनस लेट्स से यहाँ पे करना चाहता हूँ t माइनस T1, ठीक है, t माइनस T1, तो वो सिर्फ इस t को चेंज करेगा, t माइनस T1, बाकी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि बाकी हर चीज को मैंने नाम दिया हुआ है। अच्छा, डिफरेंशिएशन आप चूंकि कैलकुलस में पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे हम क्विकली इसको कैसे करेंगे, you just start with a plot and at every point you apply the derivative of slope देख के, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि जहाँ पे फ्लैट रीजन्स हैं, हाँ, तो वहाँ पे डेरिवेटिव 0 है, देखें, और जहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है वहाँ पे डेरिवेटिव चेंज हो रहा है, तो ये मतलब दिस इज समथिंग। सर इजंट द साइन और कॉस वाला के साइन का डेरिवेटिव निकालना? दोबारा बताएं। सर ये वो साइन का डेरिवेटिव नहीं, जिस तरह वो ऊपर वाला साइन वेव लग रही, हाँ, नीचे फिर कॉस आ गई। ये साइन और कॉस वाली रीजनिंग आपकी बिल्कुल ठीक है,
लेकिन ये रीजनिंग आप ना चलाएं तो बेहतर है। उसकी वजह ये है कि वो तो आप लकी हैं कि आपको वो याद आ रहा है ना, तो हर दफा तो साइन और कॉज नहीं होगा ना फिर। तो आपने बेसिकली ग्राफ से गेस करना है। अब देखो ना यहाँ पे कौन सा साइन और कौन सा ग्राफ है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे तो ये आप इसके लिए फंक्शन अगर लिखना शुरू कर देंगे तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो आप क्या करें, आप इसको देखिए कि इधर आप क्या, पीक पे क्या हो रहा है, इट इज चेंजिंग वेरी स्लोली। ठीक है, या और ये इधर आप देखें, इट इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो द चेंज इज फास्ट। तो देखो ना, अब चूंकि पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है तो ये ये इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है डेरिवेटिव का, और मैग्नीट्यूड, और ये वैल्यू नेगेटिव क्यों है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या है, रैपिड इंक्रीज, तो ये वैल्यू मैक्सिमम। यहाँ पे फिर स्लो है तो स्लो में 0 है। तो आप इसको ऐसे प्लॉट कर सकते हैं कि विदाउट इवन नोइंग द मैथमेटिकल फंक्शन यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, इधर आप देखिए राइट साइड पे। अब इसका आप कौन सा साइन और कोसाइन बताएंगे, इसमें तो कोई नाम ही नहीं है आपके पास। तो अब देखिए कि सेंटर पे क्या है, सेंटर पे द चेंज इज वेरी स्लो, या क्योंकि लेफ्ट और राइट पे वैल्यूज नियरली द सेम है। तो डेरिवेटिव क्या है, 0 है। 0। अब इधर देखिए चेंज मैक्सिमम है, बट द चेंज इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव पे पीक आएगी। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेम यहाँ पे देखें, इधर देखें कि सबसे ज्यादा चेंज इन यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि वो इट गोज फ्रॉम अब कह लें कि वो 0 से पॉजिटिव पे जा रहा है ना यहाँ सर। अगर इसको लेफ्ट टू राइट देखें नहीं, तो वो 0 से मैक्स पे गया है, तो इसलिए वो फिर नीचे उसने मैक्स वैल्यू दी हुई। हाँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे चेंज बेसिकली 0 है, क्योंकि देखो ना लेफ्ट और राइट पे वैल्यू सेम है। जी सर, इस अगर पे आप 0 है। हाँ, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे मैक्सिमम है, तो इधर आपने मैक्सिमम कर दिया। ठीक है, और इंटीग्रेशन में आप उसका अपोजिट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये आप इसी तरह आप रिपीट करें कि आप लेफ्ट साइड से एरिया को एक्यूमुलेट करना शुरू करें। अब इसमें जो चीज ना, कुछ चीजें आप खुद, क्योंकि आपने कैलकुलस पढ़ा हुआ है, आप आराम से कर लेंगे, लेकिन कुछ चीजें ना नोट करने की होती हैं, वो मैं चाहता हूँ आप नोट करें। अब फॉर एग्जांपल इन 2 प्लॉट्स स्लाइड्स में आप एक चीज नोट करें जो थोड़ा सा वो डिटेल से बाहर आना पड़ेगा। तो अब आप ये बताएं कि इन 2 फंक्शंस को आप कंपेयर करें डिफरेंशिएशन के बाद, ये फंक्शन स्मूथ हुआ है, या फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं पूछ लूं इन 2 के बारे में, तो ऊपर वाला स्मूथ है या नीचे वाला स्मूथ है? स्मूथनेस किसकी ज्यादा है? नीचे वाला स्मूथ है सर। स्मूथनेस आप किसको कहते हैं? स्मूथनेस आप किसको कहते हैं? सर आई मीन उसकी जो पीक्स है वो फॉर सम टाइम थोड़ी कंसिस्टेंट रहती हैं, और एज कंपेयर्ड विद द अदर उसमें थोड़ी अब्रप्ट है। आप इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, ये उधर ये सीन था ही नहीं। जी ठीक है, फिर ऊपर वाली स्मूथ होगी। तो ये ऊपर वाला ज्यादा स्मूथ है। ठीक है, बेसिकली और इधर आप देखें, ऊपर देखें, इन 2 में कौन सा ज्यादा स्मूथ है? सर ऊपर वाला स्मूथ है सर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली यू कैनॉट एक्सपेक्ट डेरिवेटिव टू बी स्मूथर देन द ओरिजिनल फंक्शन, क्योंकि ये चेंजेस को बेसिकली बहुत ज्यादा सीरियस ले रहा है। तो वो चेंजेस को बेसिकली हाईलाइट कर रहा है ना। डिफरेंशिएशन चेंजेस को क्या करता है? हाईलाइट कर रहा है। सो सर so every differentiated function will be less smoother than the original. ये हो नहीं सकता कि आप डिफरेंशिएट करें और वो स्मूथ हो जाए, ये नहीं हो सकता। तो सर दिस implies if there is an integration that will make हाँ, the function smoother. अब आप देखें इधर, वो चीज यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप वेरीफाई करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन 2 को देखें, यहाँ पे स्टेप चेंज है, वहां स्टेप चेंज गायब हो गया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप इस चीज को
ENA से सॉल्व करें, ENA में आप इसको क्या कहते थे? फिल्टरिंग में आप लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर याद है? जी सर। तो किस इंटीग्रेशन हाई पास फिल्टर है या लो पास फिल्टर है? हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर। हाई पास का मतलब तो ये हो गया कि हाई फ्रीक्वेंसीज को वो करेगा ना, लो पास फिल्टर होगा सर। लो हो गया ना सर। डिफरेंशिएशन हाई पास फिल्टर है और इंटीग्रेशन लो पास फिल्टर है, ठीक। इवन ऑड मैं पहले भी बता चुका हूँ सर, जस्ट रिपीटिशन। मैंने कुछ चीजें क्लास में पहले की है ना, तो एंड इफ यू वांट टू डिकम्पोज अ फंक्शन इनटू इवन एंड ऑड पार्ट्स तो आप इस तरह करेंगे उसको। ये क्लास कब खत्म हो रही है? सर 5 मिनट्स हो गई है सर। अच्छा ठीक है, 40 पे खत्म होती है सर। ठीक है, सही है, ठीक है। हम वो अगले लेक्चर पे जाता हूँ मैं, ठीक है। सो नाउ आई नीड टू स्टॉप रिकॉर्डिंग।